हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आप लोग बने रहिए और इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन पर फोकस किए रहिए, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ वर्क, जिसमें हेल्पिंग वर्क के बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो आप लोगों को बना दी गई है, जिसमें आपको जाकर देखना चाहिए मेन वर्क क्या है, एक्सिलरी वर्क क्या है। आज उसी एक्सिलरी वर्क में कुछ छूटा हुआ था, कुछ नोट हैं और ये इनकी संख्या कितनी है इन्हें पढ़ना है, और एक अदर जानकारी दूंगा। उसके लिए आप अंत तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग अंत तक नहीं बनते, अंत तक बने रहिए और देखिए, लोगों में शेयर कीजिए। और यूट्यूब मतलब कि हमारे चैनल पर जो आप आए हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्क क्या है ना। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन पिछले वाली क्लास में दे दी गई है, उसको जाकर आप देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज इसमें हम बस जानने वाले कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में भी होता है और मेन वर्ब में भी होता है। तो इसमें समझ लीजिएगा कि कहता है देयर आर 24, है ना, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। क्या कहता है? देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब which use as a helping verb, ठीक है। मतलब कहा गया है कि 24 एक्सिलरी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। क्या कर रहा है? मतलब कि 24 एक्सिलरी वर्ब आपको इसमें देखने को मिलेगी जिनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। जिसमें एग्जांपल में समझ लेते हैं कि देखिएगा, ठीक। तो एग्जांपल में लेते हैं, जैसे शुरू कीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। ईच, एम, आर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने मोबाइल को जो है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब उसको घुमा लीजिएगा, है ना। वर्टिकल किया तो हॉरिजॉन्टल करके देखिएगा, स्पष्ट दिखेगा, बड़ा दिखेगा। ऐसे जैसे ये बोर्ड है, इस प्रकार से, यानी कि सीधा कर दें। तो इज एम आर वॉज वर्क, इज एम आर वॉज वर्क। फिर आता है आपका डू, डज, है ना, ये ई, डू, डज, has, have, had, may, may, might, might, may, might, must, shall, should, yes, ould, should, will, would, would, है ना। shall, should, will, ould। देखिए बोल रहे हैं would ना, लिख नहीं रहे हैं, ये हो जाता है। ये मेरी आदत है शुरू से ही, पता नहीं छूटती है क्यों, नहीं पता नहीं। तो ये हो गए shall, should, will, would। आगे कहता है कि can, could, could। फिर कहता है dare। कौन कौन बचे हैं? dare, गलत लिख दिया, DARE, dare। नीड, और कोई बच रहा है भाई साहब? बिन, हाँ, डू, डज, बिन भी होता है शायद ना, ये भी है। रुकिए मिला लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अभी 2 बच रही हैं। कौन कौन सी बच रही हैं आपकी? वाला, हाँ, डिड और एक तो डिड और डिड होगा, और कौन होगा? 8 2, हाँ हाँ। देखिए तो यहाँ पर हो गया 22, 23 में आ जाएगा डिड, और उसके बाद आ गया 8, OUD,
GHTR2 है ना। बस ये इतनी आपकी जो ये 24 वर्ब एक्सिलरी वर्ब हो गई है, इनका प्रयोग हम ना किसके रूप में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। एक्सिलरी वर्ब का मतलब ही होता है सहायक क्रिया, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये दोनों इन दोनों मीनिंग का एक ही मतलब सब मीनिंग्स होता है, इन दोनों स्पेलिंग का। ये जो है कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब यहाँ पर जो लिखे हैं, इसका दोनों का अर्थ है सहायक क्रिया। तो ये सब सहायक क्रियाएं जो 24 है, जिनके प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं। यानी ये कभी कभी क्या बन जाती हैं, नीचे तक दिख रहा है ना, ये कभी कभी बन जाती हैं आपकी, लिखिएगा इनमें से कुछ। देखिए मौसम इतना अच्छा है, सुंदर है, मतलब कि ठंडी के मौसम में बारिश हो गई तो वाह क्या बात है, मज़ा आ जाता है, सच बताएं, है ना। और बिस्तर में पड़े पड़े अब मोबाइल तो पक्का ही चला ही रहे होंगे, तो ज़रूर है कि आप इसे देखिए, अपने हेडफोन रखें तो उसमें लगा के एकदम बढ़िया से रजाई में पड़े रहिए और देखते रहिए। इसमें कुछ ऐसी, लिखिए ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हेल्पिंग, यानी जिनका प्रयोग कभी कभी, ये भी लिख लीजिए कभी कभी, है ना, कभी कभी एक्सिलरी वर्ब AUXILIARY है ना, एक्सिलरी वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। चलिए हिंदी में मैं थोड़ा सा बता दें। तो ये आपके नोट है, इनमें आपको इसे लिख लेना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। आइए उसे समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ तो दिख रहा है, तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से है, जिसमें अगर मैं कह दूँ इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, इन सबको लिख लीजिए आप, यहीं से लिखिए। इज, एम, आर, ये आर है ना, एन मत समझिएगा, आर, उसके बाद वाज, वर, फिर वाज, वर और डू, डज है ना, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ठीक है। देखिए यहाँ भी कामा दीजिएगा, यहाँ भी कामा दीजिएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आइएगा डेयर, नीड और ये डिड भी है, सॉरी डिड नहीं है, डेयर लिखिएगा, डेयर और नीड है ना, नीड। और बचता है आपका कौन सा एक ठो है, डेयर का हो गया, नीड का हो गया, हैड का हो गया है ना, इधर हैड भी हो गया, वाजवर, ठीक, डिड है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड और डेयर, नीड और डिड। और कोई बच रहा है आपका कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे काम हटा करके लिख लीजिएगा एंड डिड, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे राइटिंग से। और इसमें से हाँ यूज टू यहाँ पर होना चाहिए, बिन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हमने डू डज का फॉर्म लिखा था ना, इसको इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा यूज टू, USED, यूज टू है, ठीक है, यहाँ पे काम लगा दीजिएगा। अब इनकी टू, यूज टू में देखिए टू रहेगा, यहाँ पे टू नहीं लिखिए, तो यूज टू हो गया। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डेयर, नीड एंड डिड, है ना।
ये ऐसे एक्सिलरी वर्ब है जिनका प्रयोग हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलता है और एक्सिलरी वर्ब के रूप में। आइए इनका एग्जांपल ले लेते हैं। डस्टर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इरेज करने वाले हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए आइए देखिए, आप लोगों को कोई चीज़ जब दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब कि निःशुल्क, तो आप लोग उसकी कदर नहीं करते हैं ना। लेकिन आपको चाहिए कि कोई चीज़ कोई व्यक्ति अगर दे रहा है तो वह जरूर ही कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा सोच रहा है। आप लोग हैं कि बिल्कुल से एकदम भूल ही गए कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं, आप यही नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे कहा गया कि इज एम आर वाज वर है, तो कुछ एग्जांपल यहाँ दे सकता हूँ मैं, जैसे में कि एक्सिलरी वर्ब कब हो जाती है और मेन वर्ब कब हो जाती है ना। तो इनका प्रयोग हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। अरे यार यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में लिखना चाहिए, क्या लिख दे रहे हैं हम, मेन वर्ब ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखे चाहे एक्सिलरी वर्ब लिखे, वही बात है। ठीक है, यानी ये एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी के रूप में भी काम करती है और किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में काम करती है। भूल जाते हैं बात, HELPING हेल्पिंग वर्ब, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो पहला है कि इज, तो मैं कह दूं कि ही इज PLAYING प्लेइंग फुटबॉल, बॉल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो मैं इसमें कहूँ कि मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब भी होगा मेन वर्ब भी होगा, क्योंकि पिछले वाली क्लास में हमने यही पढ़ा है और पढ़ाया भी है। मतलब पिछले क्लास में हमने यही पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये करेक्ट। तो यहाँ पर इज जो है क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है ना। मेरा मतलब मुख्य क्रिया, यानी कि यह वाक्य यानी सेंटेंस की मुख्य क्रिया हो गई, और यह जो है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो पहचानने में काम करते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है। आइए अब इसी को हम देखते हैं यह कब हो जाएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब कब हो जाएगी। अभी यह देखिए, हाँ मेन वर्ब कब, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है ना इज। आप देखिए यहाँ पर ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तो आप बताइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बताइए। इसमें तो आपको दिख रहा है कि ये इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अब यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यह मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मेन मतलब मुख्य क्रिया कही जाती है ना। तो अब यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप मेन वर्ब के रूप में, अब यह वाक्य को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब का रूप का कार्य नहीं कर रही है, अब यह उसका होना ही क्या है, मुख्यता है, इसलिए मुख्य इसलिए यह मेन वर्ब बन गई। तो इज हो गई, उसी प्रकार से एम हो गया, आर हो गया, जैसे और इनका एग्जांपल लेना चाहिए, जैसे वाज वर्ब का लेना है तो देखिए जैसे ही वॉज अ किंग। यानी आप इसमें एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि ये जब भी मेन वर्ब बन रही है तो इसके साथ एक नाउन आ रहा है। ट्रिक बता दी एक तो सिंपल सा ट्रिक, देखिए जब भी मतलब कि ये जो एक्सिलरी वर्ब आती हैं, जब ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएंगी, यहाँ पर क्या लिखा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के रूप में जब आ जाएंगी तो वह अपने साथ कोई नाउन लेकर आएंगी, ना कि कोई अदर वर्ब लेकर आएंगे। अगर कोई अदर वर्ब लेकर आती है तो वह वर्ब जो है मेन वर्ब हो जाएगी, तब ये एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। इतना डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा नहीं। अब इसका देखिएगा, ही वॉज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ बुक। ठीक है, ये बुक देखिए, ही वॉज राइटिंग अ बुक, वह एक पुस्तक लिख रहा था। हो गया ना अंतर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी प्रकार से इन सब का प्रयोग उसी प्रकार से होता है। जब इनके साथ कोई नाउन लगकर आ गया तो यह जाकर के क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती, नाउन आ जाता है मेन वर्ब हो जाएगी, और इनके साथ यदि कोई वर्ब आ गई तो वह एक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। अब दूसरी नोट लिख लीजिएगा जिसको मैं बताता हूँ, इरेज कर दे, देखिए ये भी हटाते रहे। दूसरा नोट यह कहता है
कि जब इसमें आपको दूसरी नोट जो बताई जा रही है कि पहले वाली नोट में तो आपको बताया ही गया है, उसमें सब कहाँ रख दे रहे हैं वैसे। हालांकि ये कई नोट से ये बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर से मेरा मन कर रहा है कि एक और नोट लिखवा दूँ। जैसे कहा गया है कि यदि किसी वाक्य में दो वर्ब यानी कि टू वर्ब्स हो ना, क्या करा, टू वर्ब्स हो तो अंत में आने वाली या अंत में आने वाला कर सकते हैं ना, तो अंत में आने वाली वर्ब है ना, वर्ब अंत में आने वाली जो वर्ब होगी वह मेन वर्ब होगी। सीधी सी बात क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया क्या होगी या प्रधान क्रिया। लिखवाया गया है, वर्ब की क्लास जब तक नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पहले वर्ब की क्लास जाकर देखिए, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी भाई साहब, मेन वर्ब हो जाएगी। लेकिन जब दो क्रिया साथ आती हूँ किसी वाक्य में, जैसे चलो ही का बहुत एग्जांपल दिए, कोई दूसरा देते हैं। जैसे दे हैड बॉट अ कार। यहाँ पर मैं पूछूं कि बताइए यहाँ पर हैड मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसके साथ तो सर नाउन नहीं लगा। नाउन कहाँ लगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब बॉट, सीधे सीधे देख रहे हैं आपकी पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, ये दोनों में आ जाता है। ऐसा है निर्बल क्रिया उसे कहते हैं जिनके दो फॉर्म सेम हो, और सबल क्रिया उसे कहते हैं जिनमें तीनों फॉर्म भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, यानी वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा हिंदी में इसलिए बताते हैं कि हिंदी में बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, हिंदी वाले मीडियम से ही पढ़ाना पड़ता है इसी प्रकार से। तो अब इसमें कहा है, तो देखिए ये जो हैड क्या हो जाएगा, हैड आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, मेन वर्ब। ये ना बोला गया है कि जब दो वर्ब हों तो अंत में आने वाली वर्ब मेन वर्ब हो जाती है। क्या हो जाएगी, अंत में आने वाली, अंत में जो आएगी वो मेन वर्ब होगी, इसमें कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। ये नोट ऑलरेडी किताबों में ऐसे ही छाप दिया जाता है। एक अदर मैंने कहा था कि मैं आपको एक नया अदर कोई पॉइंट बताने वाला हूँ, वो ये है, ये मेरे तरफ से लिखिएगा। मेरे तरफ से क्या, मैं भी किताब ही में से पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी कम किताबों मुझसे मिलता है। स्पीकिंग कोर्स वाली शायद बुक थी, क्या याद नहीं मुझे ध्यान से, उसमें कहा था लिंकिंग वर्ब। तीसरा कभी कभी देखेंगे, हमने तो पढ़ा इसमें कि मतलब वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरा भी किसी किसी किताबों में दिया होता है जिसमें लिखा होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग LINKING लिंकिंग VARB वर्ब ना, यही चीज़ बता रहा था, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में जितने भी कंटिन्यूअस वाली जितनी भी वर्ब होती है वो सब होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और भी सब है, ठीक है। ये सब लिंकिंग का कार्य करते हैं, जो ING लेकर के आते हैं अपने साथ, है ना, अपने वर्ब में। तो इसी प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आएगा। वीडियो बहुत लंबी, क्लास बहुत लंबी हो रही है। मैं जब 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ आप लोग नहीं देखते हैं, तो इतनी लंबी वीडियो मेरा बनाने कोई उद्देश्य ही नहीं है। और मुझे भी तो नेट चाहिए होगा अपलोडिंग करने के लिए, आप देखें तब ना। देखिए सब कुछ मैं कह देता हूँ, मेरे मन में कोई चीज़ छुपाने के लिए नहीं होती है, और मुझे भी वही आदमी पसंद है जो एकदम फ्रैंक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रैंक होकर पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका दायित्व है। मैं क्या कहूँ, बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।